अपनी लास्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में देख रहे थे। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसकी दो अलग अलग हमने क्लासिफिकेशन की थी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की दो कैटेगरीज थी क्या? एक तो थी आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और एक थी नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो आपके नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस थे वो कौन से थे? जिसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है वो आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट। लेकिन जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें आपके मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल होते हैं। वो क्या होते हैं? एक वेरिएबल। फिर हमने देखा था कि जो आपके पास नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हैं वो चार टाइप्स के हैं। कौन कौन से? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगला आइसोबारिक। आइसोबारिक के अंदर क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। देन आइसोथर्मल, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा आपका। एंड द लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में आपका हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, या फिर आप बोलोगे चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो। चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो। फिर हमने आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में देखा था कल। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सिंस आपका वॉल्यूम, आइसोकोरिक को हम दूसरा क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। सो या तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो या आइसोमेट्रिक प्रोसेस हो जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। नाउ सिंस द वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल पी डीवी, सो वहां पे हमारे पास वर्क डन कितना आता है? जीरो। वर्क डन कितना आता है? जीरो। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एंड फॉर every process undergone by an ideal gas, the change in internal energy can be given by NCV delta T. It can be given by NCV delta T, where N is the number of moles, CV क्या है आपका? Molar specific heat constant at constant volume. Molar specific heat at constant volume. CV की वैल्यू कितनी होती थी? R upon गामा माइनस वन, जहाँ पे गामा को हमने क्या बोला था? पॉइजन्स रेशियो। गामा को हमने बोला पॉइजन्स रेशियो, और गामा की वैल्यू कितनी होती है? Cp बाई CV। गामा की वैल्यू कितनी होती है? Cp अपॉन CV। और जो हमने R लिखा है न्यूमरेटर में वो क्या है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। जूल्स पर मोल केल्विन। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यू विल से दैट चेंज इन heat energy of the system is equal to the change in internal energy of the system plus work done by the system or work done on the system. Since in the isochoric process the work done is equal to zero, so you will say that the change in heat content of the system is equal to change in internal energy of the system, which is equal to NCV delta T, which is equal to NCV delta T. लास्ट में हमने देखा था अगर हम इसका इंडिकेटर डायग्राम अगर बनाएंगे, इंडिकेटर डायग्राम में हम अपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या प्लॉट करते हैं? वॉल्यूम, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यू विल प्लॉट प्रेशर हुज एसआई यूनिट विल बी पास्कल. देन फॉर दिस पीवी इंडिकेटर डायग्राम इफ यू विल प्लॉट द आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आप इस पे एक आइसोकोरिक प्रोसेस को प्लॉट करेंगे सो दैट प्रोसेस विल बी ईदर लाइक दिस, वेयर दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज द फाइनल स्टेट एंड द प्रोसेस इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है. अगर आप देखोगे at infinite number of stages the volume is constant but pressure is continuously changing. So from the ideal gas equation you may easily say that PV is equal to nRT. अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और n और r भी कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या आएगा? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इसको हम बोलेंगे द इक्वेशन ऑफ द आइसोकोरिक प्रोसेस. दिस विल बी नोन एज द इक्वेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस व्हिच कैन बी रिटन एज P1 by T1 is equal to P2 by T2. So for the curve which is highlighted by this yellow color, in this you can see that the initial pressure is lesser than the final pressure. So you will say that the initial temperature is lesser than the final temperature. तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया. अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या आएगा? पॉजिटिव. मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सिस्टम की बढ़ी है. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब बढ़ी होगी? जब सिस्टम को हीट दी होगी या सिस्टम से हीट ली होगी. When the heat is given to the system, so when the heat is supplied to the system, the internal energy will increase. अच्छा, साइन कन्वेंशन याद करो तो इंक्रीज इन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव. The heat given to the system is treated as positive and the heat given by the system is negative.
वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। आ जाओ दूसरा, अगर ये आपके पास इनिशियल प्रोसेस था एंड फाइनली आप नीचे वाले पॉइंट पे आए, सो फाइनल प्रेशर आपका क्या है, इनिशियल प्रेशर से कम, सो यहाँ पे आपका डेल्टा टी कितना आएगा, नेगेटिव, फाइनल टेम्परेचर विल बी लेसर देन द इनिशियल टेम्परेचर, सो इन दैट केस इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो गैस क्या हुई है, कूल हुई है। क्यों कूल हुई, बिकॉज द सिस्टम हैज गिवन heat to the system has given heat to the system. So in this case you will see that at infinite number of points which are lying on the process, कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे सो हर पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम। सो फॉर दीज टू प्रोसेस यू विल से दैट dv is equal to 0 as well as delta v is also equal to 0 as well as delta v is also equal to 0। समझ में आई ये सारी बात, ठीक है। ये सारा हमने डिस्कशन किया था हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। नाउ लेट अस सी द आइसोबारिक प्रोसेस। हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं। सो इन द आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा आपके पास, दैट यू हैव एन इनिशियल स्टेट which is given by the thermodynamic properties P1, V1 and T1 which have undergone a process in which the pressure has remained constant। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो फाइनल स्टेट पे भी प्रेशर क्या होगा, P1, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज हो जाएंगे। सो इस प्रोसेस के दौरान आप क्या बोलोगे, प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट, सो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा पी कितना आएगा, 0, डेल्टा पी कितना आएगा, 0, एज वेल एज यू विल से दैट डीपी विल आल्सो बी 0 for the infinitely small change in pressure will also be equal to 0 for an isobaric process। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट का प्रेशर नहीं देखूंगा मैं, इंटरमीडिएट जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स का प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, सेम, उन सभी का प्रेशर भी क्या रहना चाहिए, सेम। सो अगर तुम यहाँ पे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन का अगर नाम लो, आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो क्या बोलेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे बताओ प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एन और आर कांस्टेंट रहेगा। फॉर ए गिवन सिस्टम द नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो वैसे ही कांस्टेंट रहा। सो यहाँ से तुम क्या बोलोगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द आइसोबारिक प्रोसेस विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज V1 by T1 इज इक्वल टू V2 upon T2, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। समझ में आया? अच्छा, फॉर एवरी प्रोसेस, for each and every process undergone by an ideal gas, you can always write that the change in internal energy of the system is equal to NCV delta T। It is equal to NCV delta T, ठीक है। अच्छा, और जो भी तुमने हीट सप्लाई की है वो कहाँ पे की है, इस प्रोसेस के दौरान तुम्हारा प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर क्या रहा है, कांस्टेंट। तो तुम साथ में एक चीज और बोलोगे, क्या, कि जो हीट जो सप्लाई की है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की है। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, बाय डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। सो उसी डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू कितना होगा, एन सी पी डेल्टा टी। क्या होगा, एन सी पी डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि तुमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिफाइन किया था, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस बाय टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। सो फ्रॉम हियर यू विल इजीली गेट दैट डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। कितना मिलेगा, एन सी पी डेल्टा टी। आओ आगे देखो। सो यहाँ से मैं ये चीज लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोलोगे, चेंज इन heat content of the system is equal to the change in internal energy of the system plus work done on the system or by the system। So the work done W will be given by delta Q minus delta U। delta Q कितना है, N CP delta T, delta U कितना है, N CV delta T। N delta T दोनों क्वांटिटीज में से कॉमन आ जाएगा, so you will get N delta T और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, CP minus CV। मेयर्स इक्वेशन क्या बोलती थी, बताओ। हाँ, जो तुम्हारी मेयर्स रिलेशन बोल लो या मेयर्स इक्वेशन बोल लो, वो क्या बोलती है, दैट फॉर एन आइडियल गैस Cp माइनस Cv इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। सो यहाँ पे अगर हम Cp माइनस Cv को अगर R से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, बताओ। वर्क डन विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। वर्क डन कितना आएगा, एन आर डेल्टा टी। समझ में आई बात, वर्क डन निकल गया, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने लिखा था Cv कितना होता है, बताओ। CV is equal to R upon
गामा माइनस वन, सिमिलरली Cp कितना है, आर गामा अपॉन गामा माइनस वन, आर गामा अपॉन गामा माइनस वन. So in this way you will get the work done by the system. In this way you will get the work done by the system. ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई हमने कैसे निकाला. अच्छा, अब इसके इंडिकेटर डायग्राम पे आते हैं. So now I will plot the indicator diagram for isobaric process. इंडिकेटर डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस. आओ देखते हैं इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनेगा. इंडिकेटर डायग्राम बनाते वक्त तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारी एक्स एक्सिस पे तुम प्लॉट कर रहे हो वॉल्यूम को, वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो प्रेशर को. आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट. तो जो तुम्हारा डायग्राम जो बनेगा उसमें कर्व जो है वो तुम्हारे हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम. हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम. सो द कर्व विल बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू द वॉल्यूम एक्सिस. सो अगर तुम ऐसा कोई भी प्रोसेस देखोगे, लेट दिस इज द इनिशियल पॉइंट, this is the initial state and this one is the final state. So from initial state to final state you will say that at each and every point my pressure is constant which is equal to P1, which is equal to P. Say for example pressure कितना है उसके लिए P. इनिशियल स्टेट पे तुम्हारा वॉल्यूम कितना है V1 एंड फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम कितना है V2. ठीक है. सो इस प्रोसेस के दौरान तुम्हारा dP, infinitely small change in the pressure between any two points on this line will be equal to 0, as well as delta P. delta P मतलब फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0. ये चीज समझ में आई. अच्छा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस. पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस. तो यहाँ पे अगर तुम वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन क्या होगा, ये वाला एरिया, दिस शेडेड एरिया विल गिव यू द वर्क डन अंडरगॉन बाय दिस प्रोसेस. ठीक है. अच्छा, वर्क डन बहुत इजीली तुम वैसे भी बोल सकते हो. अगर तुम रेक्टेंगल के एरिया से देखोगे सो वर्क डन विल बी इक्वल टू लेंथ जो है प्रेशर के बराबर इनटू द लेंथ इज P एंड द ब्रेड्थ इज V2 माइनस V1. ब्रेड्थ इज V2 माइनस V1. सो दिस कैन बी रिटन एज P V2 माइनस P V1. प्रेशर कांस्टेंट था तो यहाँ पे मैं P की जगह वॉल्यूम V2 के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 V2. और जहाँ पे मेरा वॉल्यूम V1 है वहाँ पे लिख सकता हूँ P1 V1. P2 V2 फॉर एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू NR T2. P1 V1 फॉर एन आइडियल गैस विल बी इक्वल टू NR T1. NR दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या आएगा, T2 माइनस T1 विच विल बी इक्वल टू NR डेल्टा T, जो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला भी था. समझ में आया. तो इस तरीके से हमने वर्क डन निकाल लिया. ठीक है. अगर तुम्हारा प्रोसेस इंडिकेटर डायग्राम में जो मैंने अभी दिखाया है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो डेल्टा V जब तुम वर्क डन को लिखते हो, वर्क डन को तुम लिखते क्या हो, इंटीग्रल P dV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम. सिंस द फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वॉल्यूम, सो डेल्टा V क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव. तो यहाँ पे वर्क डन भी कितना आएगा, पॉजिटिव. वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. क्या बोलोगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. सो इस प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ये वाला क्या आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है. अगर मैं इसी तरीके से एक दूसरा कर्व ड्रॉ करूं जो मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे दिस वन इज माय इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज माय फाइनल स्टेट. और ऐसे करते हैं, लेंथ को थोड़ा चेंज कर देते हैं. दिस वन इज माय इनिशियल स्टेट एंड दिस वन इज माय फाइनल स्टेट इन सच अ वे दैट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट एट ईच एंड एवरी पॉइंट द प्रेशर इज कांस्टेंट. सो इन दिस केस द एरिया अंडर द कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस, ये वाला जो आपके पास एरिया जो आएगा ना, दिस एरिया विल गिव यू द वर्क डन बाय दिस सेकेंड प्रोसेस. सो इस वाले केस का जो वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव. क्योंकि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या है, इफ दिस इज माय इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस वन इज माय फाइनल वॉल्यूम, सो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम की कंपैरिजन में क्या है, कम. सो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव. और अगर वर्क डन नेगेटिव आए तो तुम क्या बोलोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. भैया नेगेटिव वर्क है तो उसका मतलब क्या होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. बात समझ में आई. सो इस तरीके से तुम हमेशा अपना वर्क डन लिखोगे. जो भी मैंने इंडिकेटर डायग्राम दोनों जो दिखाए हैं, जहाँ पे तुम्हारे पास लाइन जो है वो वॉल्यूम एक्सिस की क्या है, पैरेलल है, सिर्फ उसी प्रोसेस को तुम आइसोबारिक प्रोसेस बोलोगे. इन केस अगर तुम्हें इंडिकेटर डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ हो,
this is my volume axis, this one is my pressure axis, and I am plotting the curve something like this in such a way that the initial pressure and the final pressure are both same. This is my initial pressure and this one is my final pressure. ठीक है. So for this curve which I have shown, you will say that delta P is equal to 0. डेल्टा P तो क्या होगा 0, क्योंकि डेल्टा P का वहाँ पे मतलब क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल विल बी इक्वल टू 0. लेकिन फॉर द सेम कर्व अगर मैं dP की बात करूं तो वो क्या होगा, नॉन जीरो. क्यों, dP का मतलब क्या है, तुमने कोई भी एक पॉइंट लिया और उसका अगला वाला पॉइंट लिया. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो तुमने पहला जो पॉइंट लिया है उस पर जो प्रेशर है वो से फॉर एग्जाम्पल P डैश है, और जो उसके अगले वाला जो पॉइंट लिया है उसका प्रेशर कितना होगा, P डैश माइनस dP. कितना होगा, P डैश माइनस dP. एंड सेम दोनों के प्रेशर में कुछ डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे dP कितना आएगा, नॉन जीरो. dP कितना आएगा, नॉन जीरो. सो दिस प्रोसेस विच आई हैव शोन ऑन द इंडिकेटेड डायग्राम, दिस इज, विल दिस बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस और नॉट. क्या ये एक आइसोबारिक प्रोसेस को डेजिग्नेट कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं करेगा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए dP भी कितना होना चाहिए, जीरो. सो दिस इज नॉन आइसोबारिक प्रोसेस. दिस वन इज अ नॉन आइसोबारिक प्रोसेस. समझ में आई बात, ठीक है. अच्छा, इस वाले के लिए अगर तुम देखोगे, सिंस दिस इज अ नॉन आइसोबारिक प्रोसेस, अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस रहा होता, तो तुम क्या बोलते, जो तुम्हारी रेड वाली जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारा आइसोबारिक प्रोसेस है. जो रेड वाली लाइन है ये मेरा क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस. सो एरिया अंडर द आइसोबारिक प्रोसेस विल बी गिवन बाय दिस शेडेड एरिया विच इज शेडेड बाय रेड कलर. ये वाला वर्क डन कितना आता, इंटीग्रल P dV, और प्रेशर कांस्टेंट है, तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, P डेल्टा V के बराबर आता है. ये रेड कलर वाला वर्क, इसको हम बोलेंगे आइसोबारिक वर्क. इसको क्या बोलेंगे, आइसोबारिक वर्क. लेकिन तुम्हारा एक्चुअल कितना एरिया है, एक्चुअल वर्क क्या होगा, विच इज गिवन बाय दिस ग्रीन शेडेड एरिया. नाउ यू कैन इजीली सी कि जो मेरा नॉन आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क है इस पर्टिकुलर केस में वो क्या है, आइसोबारिक के वर्क से कम है. सो यू विल से दैट एक्चुअल वर्क इज लेसर देन द P डेल्टा V वर्क. इट इज लेसर देन द P डेल्टा V वर्क. समझ में आई बात, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए. सिमिलरली तुम एक प्रोसेस ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे यहाँ पे, जो तुम्हारा ऐसे आ रहा होता, ठीक है. फॉर दिस स्टेट यू विल से दैट द एरिया अंडर द PV curve and the volume axis will give you what, work done by the process. So this blue color curve, this also represents non isobaric process, और उसका जो वर्क जो आएगा, एक्चुअल वर्क, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन P डेल्टा V. that will become greater than P delta V. But it is definitely, I can say, for that non-isobaric process, the work will be different than P delta V. The work will be different than P delta V. और उसका वर्क अगर तुम्हें एक्चुअल वर्क निकालना होगा तो तुम्हें निकालना कैसे पड़ेगा, इंटीग्रल P dV से, जहाँ पे प्रेशर जो है वो नॉन कांस्टेंट आएगा. प्रेशर क्या आएगा, नॉन कांस्टेंट. और ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उस दौरान डेल्टा P जो है वो नॉन जीरो है. समझ में आई पूरी बात, पक्का. आगे चलें. द थर्ड प्रोसेस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस. तीसरा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस. बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर विल रिमेन अ कांस्टेंट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो इस केस में तुम्हारे पास इनिशियल स्टेट में क्या है, at the initial state you will say that pressure is P1, volume is V1 and the temperature is T1. Now this have undergone a process during which the temperature have been constant. So delta T कितना आएगा, जीरो, as well as dt कितना आएगा, जीरो. और ये फाइनल स्टेट पे पहुंचेगा. उस फाइनल स्टेट में क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम. अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे. तुम बोलोगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलते हैं, दैट PV इज इक्वल टू nRT. टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट. N और R तो वैसे ही क्या रहता है एक गिवन सिस्टम के लिए, कांस्टेंट. सो फ्रॉम हियर यू विल से दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. यहाँ तक बात समझ में आई. इट कैन बी गिवन बाय P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. आगे देखो, अगर तुम यहाँ से इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाना चाहते हो,
अगर तुम इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाना चाहते हो तो इंडिकेटर डायग्राम पे क्या बोलते हो कि तुम्हारे पास वॉल्यूम एक्सेस पे तुम क्या प्लॉट करोगे, सॉरी एक्स एक्सेस पे क्या प्लॉट करोगे, वॉल्यूम जिसकी एसआई यूनिट होगी मीटर क्यूब, वाई एक्सेस पे ड्रॉ करोगे प्रेशर जिसकी एसआई यूनिट क्या होगी पास्कल, एसआई यूनिट क्या होगी उसकी पास्कल। सो पी को हमने इंडिकेटर डायग्राम में कौन सी एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस पे। वॉल्यूम को कौन सी एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस से। सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस आई कैन से दैट एक्स वाई इज अ कांस्टेंट, सो वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन कर्व ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व है ये। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व कैसा होता है, ऐसा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। सो यू विल से दैट फॉर दिस इक्वेशन दिस इज माय इनिशियल स्टेट एंड इफ दिस वन इज माय फाइनल स्टेट एंड दिस इज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, सो यू विल से कि ये वाला जो मैंने ग्रीन कलर का जो कर्व जो ड्रॉ किया है दिस इज अ कांस्टेंट थर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व। सो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व, या इन शॉर्ट हम इसको बोलते थे आइसोथर्म। क्या बोल देंगे, आइसोथर्म। So during this isotherm, my initial pressure is this one. Final pressure बताओ कैसे निकालोगे, फाइनल स्टेट को प्रेशर एक्सेस पे ज्वाइन करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रेशर। सो दिस वन विल गिव मी द फाइनल प्रेशर। अच्छा, सिमिलरली तुम इससे वॉल्यूम एक्सेस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करो तो वो तुम्हें क्या देगा, इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल पॉइंट को अगर ड्रॉ करोगे तो फाइनल वॉल्यूम। अगर तुम्हें अब एरिया निकालना है, सॉरी वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस का, वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो क्या बोलोगे, इट इज द एरिया बिटवीन द पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सेस। सो यू विल से दैट द शेडेड एरिया बाय द पिंक कलर विल गिव यू द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपको क्या देगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो ये तो तुमने ऐसे निकाला, हम निकाल के देखते हैं इसको एनालिटिकली, मैथमेटिकली तुम इसको कैसे कैलकुलेट करोगे वर्क डन को। और सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। क्या बोला था हमने, दोबारा बोलो। For internal energy delta U, the internal energy of an ideal gas which have undergone any thermodynamic process will always be given by N CV delta T. Delta T isothermal के लिए क्या होगा, जीरो। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, जीरो। सबसे पहली बात, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप क्या बोलोगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, जहाँ पे डेल्टा U क्या है, जीरो। सो डेल्टा Q किसके बराबर आएगा, वर्क डन के। लेकिन ना मुझे डेल्टा Q पता ना मुझे W पता, तो मैं यहाँ पे W को कैलकुलेट कैसे करूंगा वो देखो। मैं बोलूंगा सिंस वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल P dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू माय फाइनल वॉल्यूम V2, P dV से निकालोगे ना। अच्छा, PV इज इक्वल टू NRT था, PV इज इक्वल टू NRT था, तो यहाँ से प्रेशर कितना आएगा, NRT अपॉन V। ये प्रेशर की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या बोलोगे, NRT अपॉन V dV का इंटीग्रल। अब बताओ यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। सो इन दिस यू कैन से NRT हमारे इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रल किसका बचेगा, dV अपॉन V फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू द वॉल्यूम V2। 1 upon you know that since integral 1 by x dx is equal to natural log x ln x, ln का मतलब क्या होता है, this is log to the base e, log to the base e is known as natural log ln। उसको log नहीं बोलोगे, उसको natural log बोलोगे। अगर तुमने log लिख दिया तो गलत हो जाएगा पूरा पूरा। ध्यान के रखने कि 1 by x dx का इंटीग्रल जो होता है वो नेचुरल log x आता है। नेचुरल log का मतलब लॉग जिसका बेस कितना है, e। जो तुम जनरल लॉग बोलते हो वो क्या होता है, लॉग टू द बेस 10। यहाँ पे क्या है, लॉग टू द बेस e, वो आएगा तुम्हारा नेचुरल लॉग। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ओवर हियर यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू NRT ln V, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, V1 से V2 तक। अब और लिमिट डालो तो तुम क्या बोलोगे, NRT ln V2 माइनस ln V1। Now from the formula of log you will say that ln A minus ln B
इज इक्वल टू ln a अपॉन b। ये तुम्हारा मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल से दैट फाइनली द वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln v final by v initial, v2 by v1, v final by v initial। so this will give you the work। अच्छा वापस दोबारा बताओ, जो तुम्हारी आइसोथर्म की इक्वेशन जो है वो क्या बोलती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और यू में से P इनिशियल इंटू V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल। सो V फाइनल बाय V इनिशियल किसके बराबर आएगा, P इनिशियल बाय P फाइनल के। उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करो तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा क्या, nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल। एग्जाम में वो तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज करवाते हैं, वो तुम्हें ऑप्शन दे देगा P फाइनल अपॉन P इनिशियल का। P फाइनल अपॉन P इनिशियल नहीं होगा, क्या होगा, P इनिशियल अपॉन P फाइनल होगा। और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखोगे तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखोगे तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है। अच्छा जो हमने इंडिकेटर डायग्राम बनाया था वहां से एक चीज मुझे एक छोटी सी और बताओ कि ऑन दिस इंडिकेटर डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन आई एम शोइंग यू 3 कर्व्स। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे प्रेशर है, मैं 3 अलग अलग कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये, दूसरा ड्रॉ किया मैंने रेड कलर का, और तीसरा ड्रॉ किया मैंने ग्रीन कलर का। ये तीनों ही क्या है, आइसोथर्म है। तीनों ही क्या है आपके आइसोथर्म है इन सच अ वे दैट द ग्रीन कलर्ड वन इज शोइंग द टेम्परेचर T1, रेड कलर्ड वन इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर T2, और जो मेरा पिंक वाला है उसका टेम्परेचर कितना है, T3। मुझे ये बता सकते हो क्या डायग्राम से कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा? बताओ। ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? T1 ज्यादा होगा, T1। गलत। कैसे देखोगे, इधर देखो। अगर मैं पिंक वाले कर्व पे अगर कोई भी पॉइंट देखूं सो उसका या तो मैं सेम प्रेशर की अगर बात करूं, मैं सबका प्रेशर सेम रख रहा हूं, तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा और एक पॉइंट यहाँ पे कट करेगा। तीनों के लिए वॉल्यूम देख लेता हूँ, तीनों के लिए मैं वॉल्यूम देख लेता हूँ। सो दिस वन विल गिव मी वॉल्यूम V3, दिस वन विल गिव मी वॉल्यूम V2 एंड दिस वन विल गिव मी द वॉल्यूम V1। अब मुझे बताओ P इंटू V1, P इंटू V1 विल बी इक्वल टू अपॉन NR विल बी इक्वल टू T1, P इंटू V2 अपॉन NR विल बी इक्वल टू टेम्परेचर T2, एंड सिमिलरली P इंटू V3 अपॉन NR विल बी इक्वल टू T3। बताओ वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है, V3 का। तीनों ही कर्व के लिए प्रेशर क्या है, सेम, N और R क्या है, सेम। सो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। वॉल्यूम कौन सा ज्यादा है, V3 या V1? V3 ज्यादा, तो टेम्परेचर T3 बढ़ा या T1 बढ़ा? T3 बढ़ा। बात समझ में आई? तो तुम इन जनरल क्या बोलोगे कि जब भी तुम्हें आइसोथर्म दिया होगा तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? पक्का? सो T3 will be greater than T2 will be greater than T1, T3 will be greater than T2 will be greater than T1. Only this process will show you an isothermal process. This will give you an isothermal process. आओ एक चीज और देखते हैं। अगर तुम्हारे पास इस टाइप का कर्व गिवन हो that this is your volume axis and this one is your pressure axis, जो मेरा ग्रीन कलर का जो कर्व जो है ना, ये तो मुझे दे रहा है आइसोथर्मल। This green color curve is giving me isotherm. So on this isotherm, I have my initial point over here and the final state is here. ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। सिर्फ इस प्रोसेस के दौरान मेरा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो इसको मैं डॉटेड डॉटेड भी अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेम्परेचर क्या रहा है, कांस्टेंट। मतलब क्या है, T initial is equal to T final, T initial is equal to T final, as well as from here you will say delta T कितना है, 0, as well as dt is also equal to 0। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे ड्रॉ करे दूसरे प्रोसेस को पिंक वाले कर्व के अलोंग, सो इस प्रोसेस के दौरान भी तुम क्या बोलोगे, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है, सेम। सो डेल्टा टी कितना आएगा, 0, बट डी टी कितना आएगा, नॉन जीरो। डी टी कितना आएगा, नॉन जीरो। सो जो तुम्हारा पिंक वाला जो कर्व है, पिंक वाला जो कर्व है जिसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज एनी प्रोसेस बी, ये वाला है प्रोसेस बी, और जो मैंने ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया वो मेरा है प्रोसेस ए। सो प्रोसेस ए इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस while B is a non-isothermal process।
बी क्या है मेरा? Non- नॉन आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आई बात? पक्का? आओ आगे देखते हैं हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज योर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा था बताओ? जिसमें हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। सो क्यू ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, और अगर क्यू ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट है तो डी क्यू कितना आएगा? 0, एज वेल एज डेल्टा क्यू भी कितना आएगा? 0। डी क्यू एज वेल एज डी क्यू विल रिमेन 0। सो एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या लिखोगे? इन दिस प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्योंकि आपकी सिस्टम का हीट कंटेंट सेम रहे तो उसने कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया ना। सो हम एडियाबेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इन दिस प्रोसेस देयर विल बी नो exchange of heat between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में ना हम दो टाइप की वॉल्स की बात करते हैं। एक होती है डायथर्मिक वॉल, एक होती है एडियाबेटिक वॉल। एक क्या होती है? डायथर्मिक वॉल एंड द अनदर वन इज, बताओ डायथर्मिक का मतलब क्या है? मतलब हीट का ट्रांसफर हो सकता है। डायथर्मिक वॉल, और दूसरी है एडियाबेटिक वॉल। सो फॉर द डायथर्मिक वॉल यू विल से दैट द हीट इज परफेक्टली ट्रांसफर्ड अक्रॉस दिस वॉल। अगर मैं वॉल ऐसी ड्रॉ करूं और ये डायथर्मिक वॉल है तो जो तुम्हारी हीट है ना वो इसके थ्रू फ्लो करेगी, डेल्टा क्यू। अगर मैं एडियाबेटिक वॉल को अगर ड्रॉ करता हूँ, इफ दिस पिंक कलर्ड वन शोज गिव्स मी द एडियाबेटिक वॉल, सो इस केस में क्या होगा? जो तुम्हारी हीट है वो सिर्फ यहाँ पे आके टकरा देगी और आगे नहीं पास करेगी। सो एडियाबेटिक वॉल नेवर अलाउज द हीट टू फ्लो अक्रॉस इट। समझ में एक बात? ठीक है। सो ये एक तरीके से तुम्हारा आइसोलेटेड वॉल्स भी कह सकते हो तुम इसको, आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा अब बताओ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट यू विल से? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स you will say that delta Q is equal to delta U plus W। एडियाबेटिक के लिए डेल्टा Q कितना होगा? 0। सो वर्क डन विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ डेल्टा U। वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ DU, और यू विल से DW इज इक्वल टू माइनस DU। ईदर ऑफ दीज आर वैलिड। ठीक है, मतलब जो प्रोसेस तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का होगा उसका ऑपोजिट प्रोसेस वर्क डन का होगा। उसका ऑपोजिट प्रोसेस किसका होगा? वर्क डन का। जैसे पहले केस में बताओ, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन बाय गैस क्या होता है? नेगेटिव। वो नेगेटिव और जो डी यू के साथ जो हमने नेगेटिव साइन लगाया वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? कैंसल आउट करेंगे। सो डेल्टा यू कितना आएगा? पॉजिटिव। डेल्टा यू क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा यू पॉजिटिव है तो मतलब वो इंटरनल एनर्जी T2 क्या हुआ है? T2 बढ़ा है। T2 क्या हुआ है? बढ़ा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई उसकी? बढ़ गई। सो इन दिस केस यू, नहीं सॉरी, इन केस अगर तुम्हारा वर्क डन बाय द गैस अगर आया तो गैस ने एनर्जी दी है क्योंकि उसके पास कोई हीट तो थी नहीं, उसका हीट कंटेंट क्या है? सेम है। अगर तुम्हारी गैस ने वर्क किया है तो इस केस में गैस की खुद की एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाएगी। सो इन दिस केस इफ द वर्क इज डन बाय द गैस देन यू विल से इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। ऑपोजिट, वर्क डन ऑन द गैस, गैस के अगर तुमने गैस के ऊपर अगर तुमने वर्क किया है तो एक तरीके से तुमने गैस को कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, वो सारी एनर्जी लेके तुम्हारी गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। सो इन दैट केस द इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? तुम्हारी बढ़ जाएगी। ठीक है। सो अगर तुम्हारा वर्क डन बाय द गैस है, वर्क डन बाय द गैस, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। उस केस में क्या होगा? कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा? इफ वर्क इज डन बाय द गैस सो देयर विल बी एक्सपेंशन, देयर विल बी एक्सपेंशन। और अगर तुम्हारा एक्सपेंशन हुआ है तो मुझे यहाँ से बताओ तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे क्या बोलोगे? एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक तो प्रोसेस हुआ और हुआ क्या? एक्सपेंशन।
एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है, डिक्रीज हुई है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम डिक्रीज होगा। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो तुम क्या बोलोगे, गैस कूल हुई है। गैस क्या हुई है, कूल। दूसरा बताओ, वर्क डन ऑन द गैस के केस में तुम क्या बोलोगे, नेगेटिव। सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, एडियाबैटिक कंप्रेशन का। किसका प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन का। उस केस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ गया तो टेम्परेचर ऑफ द गैस विल इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल इंक्रीज। समझ में आया, ठीक है। चलो अब हम यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, जो आपके पास वर्क डन डेल्टा यू के बराबर आया है, इधर से मैं क्या क्या चीज़ें बोल सकता हूँ। सबसे पहला, जो डेल्टा यू होता है वो हर आइडियल गैस के लिए कैसे दे सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। सी वी कितना होता है, आर गामा अपॉन आर अपॉन गामा माइनस वन, सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू टी टू माइनस टी वन। एन आर को मल्टीप्लाई कर दो, सो एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस वन इज डेल्टा यू। अच्छा बताओ, तुम्हारा जो वर्क डन जो आया था वो किसके बराबर आया था, माइनस डेल्टा यू के। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन गामा माइनस वन। नेगेटिव साइन तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो तुम क्या लिख सकते हो, एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू अपॉन गामा माइनस वन। एन आर टी वन क्या देगा, पी वन वी वन। एन आर टी टू क्या देगा, P2 V2 upon gamma minus 1. So in this particular case, work done can be given by P initial V initial minus P final V final upon gamma minus 1. क्या आएगा, बोलो। P initial V initial minus P final V final upon gamma minus। हाँ, so this is my formula of work done in the case of adiabatic process. Work done in the case of adiabatic process. ठीक है, अब आओ इसके इंडिकेटर डायग्राम पे। इंडिकेटर डायग्राम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इंडिकेटर डायग्राम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। दोबारा याद करो, जो हमने अभी जो चार प्रोसेस जो पढ़े हैं, कौन से, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, चारों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है। वो कौन से हैं, नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। चारों कौन से हैं, नॉन पॉलीट्रॉपिक। ये चारों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हैं। चारों क्या है तुम्हारे पास, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के दौरान क्या रहेगा तुम्हारा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल। क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, CV। क्या, CV। सी वी नहीं, सी, C हाँ मतलब C। सी क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, सी क्या रहेगा, उसके लिए कांस्टेंट रहेगा। क्या हो गया, देखो। डन। सो ये चारों जो हमने प्रोसेस देखे हैं, ये कौन से हैं तुम्हारे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हैं। ये चारों ही तुम्हारे क्या हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सबसे ऊपर एक बार चेंज कर लेते हैं, this one is my polytropic process and this one is non polytropic process। ठीक है, this one is my non polytropic process। अब आओ आगे। Yes। Now we were going to see the indicator diagram for the adiabatic process। बताओ, सबसे पहले हमें adiabatic process की इक्वेशन भी लिखनी है। adiabatic process की तो अभी हमने इक्वेशन तो लिखी नहीं है। जैसे हमने आइसोकोरिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या लिखी थी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोबारिक प्रोसेस की क्या इक्वेशन लिखी थी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या लिखी थी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या बनेगी। सो फॉर दिस वी कैन से, सबसे पहले तो हम यूज करेंगे हमारी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज माय स्टेप नंबर 1। ये जो डेरिवेशन है ना, ये आपके स्कूल के एग्जाम में आती है। सो स्टेप नंबर 1 में आप क्या बोलेंगे, यूजिंग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिफरेंशियल फॉर्म क्या बोलते हैं, डेल्टा नहीं वहाँ पे साइन यूज करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में आप डी साइन यूज करोगे तो क्या बोलोगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन, और वर्क डन कितना आता है पी डीवी, वर्क डन कितना आता है पी डीवी, सबसे पहला। दूसरा जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो होगी आपकी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी बताओ मुझे, पीवी इक्वल टू एनआरटी बोलते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, सो इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, पी डीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, पहली इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड इक्वेशन इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन से देखो तुम क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू मे राइट Q is equal to that for an adiabatic process, for adiabatic process तुम्हारे पास dq कितना आएगा 0, सो यहां से तुम क्या लिखोगे, du इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, लेकिन du होता कितना है एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पे cv कितना होता है r अपॉन गामा माइनस वन, सो इट विल बी एन आर अपॉन गामा माइनस वन डी टी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, ठीक है। अच्छा तो तुम्हारे पास एन आर डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एन आर डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ गामा माइनस वन पी डी वी, ठीक है। इस वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा, तो बताओ तुम्हारे पास क्या आएगा, इधर देखो हमने एन आर डी टी की वैल्यू कितनी लिखी, माइनस गामा माइनस वन इंटू पी डी वी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो इक्वेशन नंबर 2 तुम्हें क्या देगी, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी की जगह क्या लिखा, माइनस ऑफ गामा माइनस वन पी डी वी, माइनस ऑफ गामा माइनस वन पी डी वी। इसको खोलो ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस गामा पी डी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, पी डी वी प्लस वी डी पी। बताओ कौन कौन सी टर्म तुम्हारी यहाँ पे कैंसिल आउट होंगी, पी डी वी एंड पी डी वी विल कैंसिल आउट, सो तुम्हारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, वी डी पी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा पी डी वी, विच कैन बी रिटर्न एज डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस गामा डी वी अपॉन वी, dp upon p is equal to minus gamma into dv upon v. Now integrating both the sides, तुम्हारे पास क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, नेचुरल लॉग ऑफ p is equal to माइनस गामा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तुम्हारे पास ये वाली टर्म जो राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, सो यू विल राइट नेचुरल लॉग ऑफ p plus gamma times natural log of v is equal to c. This can be written as natural log of p plus natural log of v raised to power gamma is equal to constant, which can be again subsequently written as natural log of p into v raised to power gamma is a constant. So p into v की power gamma natural log था, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, it will again become another constant which is c. So P into V raised to power gamma is the equation of adiabatic process. P V raised to power gamma is the equation of an adiabatic process. समझ में आया, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, adiabatic process की। यहाँ से तुम क्या लिखोगे, that P is equal to constant upon V raised to power gamma. P is equal to a constant upon V raised to power gamma, which implies that pressure is inversely proportional to V raised to power gamma. Pressure is inversely proportional to V raised to power गामा, ठीक है। अच्छा एडियाबेटिक, और ये हमने लिखा किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए लिखा था, आइडियल गैस के लिए, सिंस फॉर आइडियल गैस यू विल से दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी किसके बराबर होगा, एनआरटी के बराबर होगा। तो यहां से तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो प्रेशर को क्या लिख सकते हो एनआरटी अपॉन वी, या फिर क्या लिख सकते हो वॉल्यूम को
nRT अपॉन P, और तुम्हारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस you have P V raised power gamma is equal to a constant. अब अगर तुम प्रेशर को एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन में अगर रखोगे तो तुम्हारे पास रिलेशन किसके बीच में आएगा? टेम्परेचर और वॉल्यूम। किसके बीच में आएगा? टेम्परेचर और वॉल्यूम। बताओ क्या आएगा? प्रेशर को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे nRT अपॉन V इंटू वी रेज़्ड पावर गामा इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट nr, दोनों एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर एक नया कांस्टेंट बना देंगे, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? t इंटू वी रेज़्ड पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट. सो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस. अच्छा, और दूसरे केस में अगर मैं वॉल्यूम को अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन में लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर तो P रहेगा ही, वॉल्यूम की जगह क्या लिखा? nRT अपॉन P होल रेज़्ड पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. अब जो हमारा n और r की पावर गामा जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के साथ डिवाइड होकर एक नया कांस्टेंट बना देगा. तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? P रेज़्ड पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज़्ड पावर गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. ठीक है, विच इज जनरली रिटन एज, यू मे राइट इट एज दिस फॉर्म ओनली. तो ये तुम्हारी क्या बनेगी? दूसरी फॉर्म. ये क्या हो जाएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस. सो हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस होगी एडियाबैटिक प्रोसेस की. तीनों आपस में इंटरचेंजेबल है, तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो तीनों इक्वेशंस को हम लिख लेते हैं. क्या क्या इक्वेशंस बनेगी? एक बनेगी P V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दूसरी बनेगी T इंटू वी रेज़्ड पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट. एंड द थर्ड वन विल बी P रेज़्ड पावर 1 माइनस गामा इंटू T रेज़्ड पावर गामा इज अ कांस्टेंट. और इन तीनों से क्या बोल सकते हो? P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा. दूसरे में क्या बोलोगे? T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1. और तीसरे में क्या बोलोगे? P1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 की पावर गामा. ये हम जब भी दो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच की बात करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. समझ में आया? अब आ जाओ इंडिकेटर डायग्राम पे. इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं क्या बनेगा. जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन जो थी, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? P V की पावर गामा इज अ कांस्टेंट. वहां से हमने क्या बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर गामा. सो दिस इज ऑल्सो, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिलेटेड सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो यहाँ पे भी तुम्हारे पास एक हाइपरबोलिक कर्व बनेगा. उसको हाइपरबोलिक कर्व नहीं बनेंगे, बट जो आपका कर्व जो दिखेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, प्रेशर इन पास्कल, एंड द कर्वेचर विल बी similar to the rectangular hyperbola, where this one shows my initial state and this one shows my final state. So initial state से final state वो ऐसे आएगा. ठीक है, this one is my final volume, this one is my initial volume. Similarly initial pressure और final pressure, initial pressure और final pressure. Work done कैसे निकालोगे? Area under the PV curve and the volume axis. So the area shaded by yellow color will give you the work done by the adiabatic process. This will give you the work done by the adiabatic process. अब एक बात बताओ, जो हमारे पास यहाँ पे एडियाबैटिक कर्व का इंडिकेटर डायग्राम जो आया और आइसोथर्मल कर्व का जो इंडिकेटर डायग्राम आया था, दोनों क्या हैं? आपस में बहुत सिमिलर हैं. सो लास्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व एंड एडियाबैटिक कर्व. नाउ वी विल सी द स्लोप of adiabatic and isothermal curve. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आइसोथर्मल की. सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तुम्हारी इक्वेशन क्या थी? PV इज अ कांस्टेंट. इक्वेशन क्या है? PV इज अ कांस्टेंट. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? V dP प्लस P dV is equal to 0.
अगर मैं इंडिकेटर डायग्राम की बात करूं तो वहां पे हम एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, वॉल्यूम, Volume. और वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, Pressure. प्रेशर। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व, स्लोप ऑफ पीवी कर्व विल बी गिवन बाय डीपी बाई डीवी। स्लोप जो हमेशा होगा वो क्या होगा, डीपी बाई डीवी, क्योंकि इन जनरल तो मैथमेटिक्स में स्लोप क्या बोलते हो, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप को क्या बोलते हो, डी वाई बाई डी एक्स। सो हियर यू विल से वाई एक्सिस पे हम प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को प्लॉट कर रहे हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, डीपी बाई डीवी। सो द स्लोप ऑफ पीवी कर्व इज इन जनरल गिवन बाई डीपी बाई डीवी। तो आओ स्लोप बताओ मुझे आइसोथर्मल कर्व का। अगर हम आइसोथर्मल कर्व का स्लोप अगर देखें, सो डीपी बाई डीवी फॉर आइसोथर्मल कर्व विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो डीपी बाई डीवी कितना आएगा, माइनस पी बाई वी। कितना आएगा ये, माइनस पी बाई वी। सो दिस इज द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, अगला आ जाओ, उसमें हम निकालेंगे एडियाबेटिक कर्व का स्लोप। एडियाबेटिक के लिए, सो एडियाबेटिक के लिए हमारी इक्वेशन क्या थी, पी वी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। पी वी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या बोलोगे, पी गामा पी इंटू वी रेज पावर गामा माइनस वन डी वी प्लस वी रेज पावर गामा डी पी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ डी पी बाई डी वी की अगर मैं बात करूँ तो वो डी पी बाई डी वी कितना आएगा, इट विल बी माइनस गामा पी इंटू वी रेज पावर गामा माइनस वन अपॉन वी रेज पावर गामा। So it will come out to be minus gamma into p upon v. Yes. Minus gamma into p upon v. So this is my dp by dv और slope of adiabatic process. Slope of adiabatic process. तो हमारा adiabatic process का slope कितना आया, माइनस गामा इंटू पी बाई वी। और जो तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका स्लोप कितना आया, माइनस पी बाई वी। तो मुझे ये बताओ माइनस पी बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल कर्व। डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल कर्व। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, हाँ ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से मैं क्या बोलूंगा कि डीपी बाई डीवी ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्म। हाँ या ना, तो इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं साथ में। सो डीपी बाई डीवी ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल कर्व। Then, and since gamma is always greater than 1, गामा बताओ क्या था तुम्हारा, अलग अलग के लिए हमने गामा लिखा था ना। गामा मोनोटॉमिकली कितना था, सीपी बाई सीवी कितना आता है वो, 5 बाई 3। किसके लिए, मोनो अटोमिक के लिए। और डायटोमिक के लिए कितना आता है, 7 बाई 5 फॉर डायटोमिक। फॉर मल्टी एटोमिक ऑल्सो द वैल्यू इज इक्वल टू 4 बाई 3। वैल्यू किसके बराबर आती है, 4 बाई 3 के। सो इन ऑल द केस द वैल्यू ऑफ गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो इफ यू विल पुट दिस इन द अबव रिलेशन यू विल से, क्या बोलोगे तुम, दैट द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ, बताओ, आइसोथर्मल कर्व। तो ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि स्लोप एडियाबेटिक का आइसोथर्मल से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर स्लोप ज्यादा है तो वो तुम्हारे पीवी कर्व पे ज्यादा स्टीपर बनेगा, पीवी कर्व पे ज्यादा स्टीपर बनेगा। सो इन ग्राफ यू विल से दैट एडियाबेटिक कर्व इज स्टीपर देन, बोलो, आइसोथर्मल कर्व। इट इज स्टीपर देन योर आइसोथर्मल कर्व। समझ में आई बात, ठीक है। एक बार प्लॉट और करके देख लेते हैं कि हमारा जब हम प्लॉट करेंगे तो प्लॉट किस तरीके से होगा। सो ऑन द इंडिकेटर डायग्राम यू हैव वॉल्यूम एंड प्रेशर और वॉल्यूम दोनों है। So between the initial state and the final state,
if this one is your initial state and this one is your final state, so दो टाइप के कर्व बनेंगे, एक बनेगा ऐसा और दूसरा कर्व जो बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक है। दोनों अगर हमारे इनिशियल पॉइंट से शुरू हुए हैं, सो दोनों का फाइनल पॉइंट जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। Yes. दोनों का फाइनल पॉइंट क्या हो सकता है, डिफरेंट। सो जो हमारा एडियाबेटिक कर्व है वो ज़्यादा स्टीपर है, एडियाबेटिक कर्व ज़्यादा स्टीपर है। सो दिस पिंक कलर कर्व विल गिव यू द एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसका फाइनल स्टेट जो है इसको मैं 2 डैश लिख रहा हूँ, और जो मेरा ग्रीन कलर वाला जो है उसको हम F ना लिख के उसको हम लिख लेते हैं 2। सो दिस ग्रीन कलर कर्व इज माई आइसोथर्मल कर्व, दिस वन इज माई आइसोथर्मल कर्व। सो एडियाबेटिक कर्व जो है उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा स्टीप है। Yes. स्लोप क्या है उसका, ज़्यादा स्टीप। साथ में जितना पी वी की पावर गामा था, गामा जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा गामा बढ़ता जाएगा, जो कर्व है वो और पीछे की तरफ आता जाएगा, उतना steep कर्व पीछे की तरफ आता जाएगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है इसमें, एक तरीके से तो इस टाइप का बनेगा, और दूसरा इन जनरल अगर मैं पीवी कर्व पे अगर मैं अलग अलग तुम्हारे 4 प्रोसेस ड्रॉ करूं, so this line which is parallel to the volume axis, this is what pressure is constant, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। और जो मेरी वर्टिकल लाइन है यहाँ पे, ये मुझे क्या दे रही है, वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। और इन दोनों के बीच में अगर मैं इस तरफ आता हूँ, सो वो मेरी कोई भी एक कर्व की इक्वेशन होगी, पी वी की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे n मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। n मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज। सो फ्रॉम हियर आई विल से कि जो मेरा पिंक कलर वाला कर्व है उसका गामा, और जो मेरा रेड कलर वाला जो कर्व है इसका गामा, दोनों की गामा में क्या डिफरेंस होगा कि जो मेरा रेड कलर का जो गामा जो है, दिस विल से फॉर एग्जांपल इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग 1.67, तो मुझे जो मेरा पिंक वाला कर्व है उसका गामा कितना होगा, 1.4, उसका गामा कितना होगा, 1.4। समझ में आई बात, Yes. पक्का।